Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 25, 2024 and the day is Wednesday. तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइंस को देखते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की से न्यूयॉर्क में मिले हैं मंडे को, और ये जो है इनकी तीसरी मीटिंग है जिसके ऊपर डिटेल में हम लोग अंदर बात करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जम्मू कश्मीर में फेज 2 की पोलिंग होगी आज, और आज कितने तारीख है, यानी कि आज 25। तो 25 को आज इनकी सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग होगी। इसमें जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं ये इसको ऑब्जर्व करेंगे। जम्मू कश्मीर एक ऐसा रीजन है ना इंडिया का जिसपे फॉरेन की भी बहुत नजर होती है। तो 20 मेंबर डेलीगेशन जो हैं वो आए हैं, इंक्लूडिंग 4 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये डेलीगेशन में 16 डिप्लोमेट्स हैं, 16 फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, मतलब 16 फॉरेन कंट्री के डिप्लोमेट्स हैं। कहाँ के, यूएस के, यूरोपियन यूनियन के, रशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, और ये कहाँ आएंगे, श्रीनगर में आएंगे। और ये ऑब्जर्व करेंगे वोटिंग सेकेंड फेज ऑफ कश्मीर इलेक्शन की। तो एक बहुत अच्छी सी ये प्रैक्टिस है कि फॉरेन से लोग आके देख रहे हैं। तो क्या फ्री और फेयर डेमोक्रेसी को एक तरह से अपहोल्ड करके रखना हुआ है कि नहीं। डेमोक्रेसी अगर फ्री और फेयर रहेगी तभी तो देश बढ़ेगा। तो ये इसको ये करके इससे क्या होगा, इससे ये पता चलेगा, वो लोग क्या देखेंगे, पीसफुली कंडक्ट हो रहा है कि नहीं इलेक्शन, और लोगों का पार्टिसिपेशन है कि नहीं। तो इसको फॉरेन डेलीगेट्स देखेंगे। कौन कितने कंट्री से, 16 कंट्री से। कितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं ये आप देख ही सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। उसकी ये सारी कुछ हेडलाइन होगी जो काम की थी। अब हम लोग डिटेल में न्यूज को देखते हैं। तो ये रही आपकी आज की न्यूज डिटेल में। पहली न्यूज जिसकी हमने बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जेलेंस्की जी की ये तीसरी मीटिंग है। तो ये जो मीटिंग है इसमें वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक्सप्रेस किया ग्रैटिट्यूड इंडिया के तरफ कि इंडिया सपोर्ट करता है क्या, यूक्रेन की सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को। सॉवरेनिटी मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है। आपको पता ही है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर में गए हुए हैं, ठीक है। और ये 3 दिन का विजिट था इनका। इस 3 दिन के विजिट में ये जो है वो जेलेंस्की जी से मिले हैं। और पिछली बात ये है कि जेलेंस्की जी ने जुलाई के टाइम जब मोदी जी पुतिन से मिलने गए थे, कौन है पुतिन, तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जब उनसे मिलने गए थे तो जेलेंस्की जी ने क्रिटिसाइज किया था कि इंडिया जो है वो रशिया की सपोर्ट कर रहा है। बट अब इंडिया ने जेलेंस्की जी से मिलके दिखा दिया है कि इंडिया जो है वो सॉवरेनिटी और टेरिटरी के बारे में बिलीव करता है। इंडिया क्यों मिल रहा है, इंडिया के क्या विजन है, ये विजन ये है कि इंडिया क्लियर है अपने कंस्ट्रक्टिव और कंसिस्टेंट अप्रोच को लेके एक पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए। इंडिया दोनों साइड से क्यों मिल रहा है, क्योंकि इंडिया बिलीव करता है कि शांतिपूर्वक जो है ये जो इन दोनों के बीच की लड़ाई है उसको सुलझाया जा सके। किसके थ्रू, तो डायलॉग और इंगेजमेंट। जब तक 2 लोग मिलके बात नहीं करेंगे ना, जिन दोनों में लड़ाई हो रही है, डायलॉग नहीं होगा ना, और सारे स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो लोग जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं इस वॉर से, तो जो उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर, जिनका स्टेक लगा हुआ है, ठीक है, जिनका कुछ ना कुछ लगा हुआ है इस लड़ाई में। तो वो स्टेक होल्डर्स को साथ आकर इंगेज करना पड़ेगा, बात करनी होगी, तभी जाके ये लड़ाई जो है वो सुलझ सकती है। प्राइम मिनिस्टर जी ने ये भी कहा कि जो भी सपोर्ट चाहिए वो इंडिया देगा ताकि एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो सके। इंडिया ने बोला है कि इनका पीस और पाथ की तरफ हम इंडियंस डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू जाते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है। हम हमेशा से डायलॉग और डिप्लोमेसी को लेकर ही आगे बढ़े हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का जो ये मीट है ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का कमिटमेंट। किस चीज को लेके, इस चीज को लेके कि इंडिया सिर्फ जो लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है यूक्रेन रशिया का, सिर्फ उस पे फोकस नहीं कर रहा है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड को एट लार्ज फोकस कर रहा है कि जब 2 कंट्रीज के बीच लड़ाई होती है तो सिर्फ वो 2 कंट्रीज अफेक्ट नहीं होती है। आज का जो दुनिया है ना वो जुड़ा हुआ है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। तो अगर 2 कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है तो पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इसी चीज को जो है वो इंडिया दर्शाता है। वो बोलता है कि इंडिया इज टॉकिंग अबाउट द टोल ऑफ वर्ल्ड एट लार्ज, स्पेशली कौन सा, तो ग्लोबल साउथ। कल ही मैंने आप लोग को समझाया था कि ग्लोबल साउथ कौन सी कंट्रीज हैं वैसी जो कि इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड है और कहीं ना कहीं कोलोनाइज्ड थी,
जिसमें आपको मैंने ओशिनिया के बारे में बताया था, लैटिन अमेरिका के बारे में बताया था, एशियन कंट्रीज के बारे में, अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में, ये सारे ग्लोबल साउथ है और इंडिया इसका चैंपियन है। इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं ग्लोबल साउथ को, क्योंकि हम हमेशा उसकी प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं ऐसे बड़े बड़े जो है प्लेटफॉर्म्स पे। कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बड़ा हुआ, ये जो यूएन का प्लेटफॉर्म है, और भी जगह जैसे G20 था, वहां भी हम ग्लोबल साउथ के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी न्यूज ये है कि जो हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं, उन्होंने बोला कि जो हमारा लोकसभा है, पार्लियामेंट है, वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है एआई और मशीन लर्निंग की। क्यों? एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके जो भी हाउस की प्रोसीडिंग्स होती है ना, जैसे जो पार्लियामेंट है उसमें लोअर हाउस अपर हाउस है। लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। लोअर हाउस जो है वो लोकसभा को बोलते हैं, और अपर हाउस किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये जो दोनों हाउस है उसकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। जब हाउस बैठता है ना तो उसकी प्रोसीडिंग चलती है, कुछ जो है वो बात वार्तालाप होता है, डिबेट डिस्कशन होता है, तो वो जो है ना रीजनल लैंग्वेज में हो रहा है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जैसे कि तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ के जो लोग हैं ना उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। जरूरी नहीं है कि सब हिंदी ही बोल पाए या इंग्लिश ही बोल पाए। तो रीजनल लैंग्वेज, इंडिया में जितना हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है उतना ही रीजनल लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है। तो एआई और मशीन लर्निंग को यूज करके आई एम सो सॉरी ये डिस्टर्बेंस के लिए। तो जो ये सारे रीजनल लैंग्वेजेस है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मशीन लर्निंग और एआई के थ्रू डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोसीडिंग्स हो पाई, उसकी मदद ली जा रही है। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया रीजन। ये एक मीटिंग है, 2 दिन की मीटिंग। ठीक है, इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ओम बिरला कौन है? तो वो स्पीकर है हमारे लोकसभा के। उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी का यूज करके स्टेट और यूटी वगैरह जितने हैं उन सब का स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि पार्लियामेंट होता है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, तो पार्लियामेंट है ना, वैसे ही हमारा होता है स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो आप सबको तो पता ही होगा, ये आप बोलोगे मैम ये क्यों बता रहे हो, फिर से रिवीजन मान लो। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वहां पे भी डिजिटाइजेशन लाने की बात की जा रही है कि डिजिटाइज करेंगे। ठीक है, तो ये कितनी भी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस थी? तो ये 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये जो है वो ये जो 67th पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होने वाला है, 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, अब प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिडनी में होने वाला है। तो अगर ये पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, तो हर कंट्री से पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जाएगी ना, तो इंडिया से भी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जाएगा। उसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी उन्होंने। अब ये कहाँ होने वाला है 67th पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस? तो सिडनी में होने वाला। कब होने वाला है? तो नवंबर 3 से लेकर नवंबर 8 तक होने वाला है। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सीपीसी ने शॉर्टलिस्ट किया 8 टॉपिक। ठीक है, जिसपे बात की जाएगी, जैसे एलजीबीटीक्यू की पार्टिसिपेशन, एआई का यूज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में, वायलेंस और अब्यूज जो होता है पार्लियामेंटेरियंस का उनको रोकना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकना, रेफ्यूजी इशू, इमिग्रेशन इशू, ये सारे जो कॉमनवेल्थ वाला, जब नाम ही है इसका कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री, तो ऑफकोर्स कॉमनवेल्थ नेशंस की बात की जा रही होगी। तो कॉमनवेल्थ नेशंस की बात की जा रही है। थोड़ा मैं कॉमनवेल्थ नेशन भी आपको बता ही देती हूँ। देखो, कॉमनवेल्थ नेशन की जो ऐसी कहानी है, ये ऐसे नेशंस होते हैं ना कॉमनवेल्थ, जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर के अंदर थे। ब्रिटिश एम्पायर के टेरिटरीज थे, फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ व्हाट? ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इनको हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशन। ठीक है, इसमें 56 कंट्रीज हैं। ये सारी जो है ना ये आपकी ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनीज। तो जो कि ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश कॉलोनाइज था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ये सारे इश्यूज पे बात की जाएगी, ये 8 टॉपिक्स पर बात किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये 8 टॉपिक्स। हाँ जी, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये आपको पता ही हमारी बुक है, एग्जाम अब नजदीक है, अब तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही बहुत ज्यादा अपने फुल फोर्स में हो गए। तो रिवीजन करने हमारी तर्कश बुक बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें वो सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएगी लास्ट मिनट रिविजन के लिए। करंट अफेयर आप करते रहिए साथ साथ अपनी, और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस का कोई है ही नहीं दो राय, प्रैक्टिस करिएगा तो ही आगे बढ़िएगा। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि लापता लेडी ऑफिसर ऑफिशियल ऑस्कर की एंट्री में चला गया, कल ही बताया था मैंने आप लोगों को। अब एक लेकिन बहुत ऐसी फनी सी चीज है,
हंसने वाली चीज है वो ये है कि लापता लेडी के लिए जो ऑस्कर की एंट्री होती है ना, वो एक कमेटी होती है, जूरी कमेटी होती है। ये जूरी कमेटी जो होती है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की होती है, और ये जूरी जो है वो मिल करके 13 मेंबर की जूरी कमेटी थी। इन लोगों ने मिल करके इसको लापता लेडी को जो है वो नॉमिनेट करके ऑस्कर के लिए भेज दिया। लेकिन इस 13 मेंबर में देयर वर नो फीमेल, तो इसी में लापता लेडीज है, मतलब इस वाले में ही लेडीज नहीं है। तो कितना वैसे आयरनी हो गया ना, मूवी का नाम लापता लेडी है और जो जूरी है उसमें भी लेडीज लापता ही हैं। तो ये बताता है कि वीमेन रिप्रेजेंटेशन कितना कम है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया में। तो अब इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना कि ऑस्कर में एंट्री होती कैसे है। तो देखो होता क्या है ना कि इंडिया में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको सौंपा गया है एज अ पेरेंट बॉडी ऑफ द लीडिंग फिल्म एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये क्या देखता है, ये कॉमर्स देखता है, मतलब पैसा वगैरह कैसे, इन जनरल प्रमोशन फिल्म का, वॉचिंग इंटरेस्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में कौन आ गए, फिल्म इंडस्ट्री में वो ट्रेडर हो गए जो पैसा लगाते हैं, प्रोड्यूसर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, एग्जीबिटर्स हो गए, और जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। क्या फिल्म में सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, नहीं, प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर होता है, एक छोटा बॉल बॉय होता है, जो उनकी किटीज होती है, वैनिटी होती है, वैनिटी में भी कुछ लोग होते हैं, मेकअप के लिए लोग होते हैं, लोग जो है वहां पे सेट के लिए होते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं, बहुत कुछ चीज होती है। तो वो सारे फिल्म इंडस्ट्री का देखता कौन है, तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया देखता है। तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो क्वालिफाई करता है, एक जूरी बनाता है, ठीक है, जूरी, वो जूरी जो है वो मिल करके क्या करते हैं, इस बार जो जूरी मेंबर थे उसमें 13 लोग थे, एक पैनल मान लीजिए आप जूरी को, और ये लोग क्या करते हैं, फिल्म को चूज करते हैं और सेंड कर देते हैं ऑस्कर्स के लिए। ऑस्कर्स का ही दूसरा नाम अकेडमी अवार्ड्स है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका ऑस्कर लिखा रहा है या अकेडमी अवार्ड्स लिखा रहा है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें जो है वो सीनियर क्वालिफाइड लोग हैं, जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया उन्होंने बोला इसमें सीनियर क्वालिफाइड मेंबर्स हैं क्रिएटिव फील्ड से। इस जूरी के एक चेयरपर्सन भी हैं जो कि एसमीज डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है बरुआ, जिनका नाम है जानू बरुआ। ये कौन है, ये एक एसमीज डायरेक्टर हैं जो कि इस फिल्म फेडरेशन के चेयरपर्सन रहे हैं, ठीक है। करंट में जो ये जूरी है इसमें सिर्फ मेन है, तो इसी बात को ये लोग लापता लेडी बोले, जो एक क्रिटिसिज्म बन चुका है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कैसे वो करता है, क्या बोलते हैं, वो कैसे वर्क करता है इस एंट्री के लिए। तो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है होती है जिसको फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हेड करते हैं। अभी कौन है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, तो इनका नाम है रवि कोटाकर। ये कौन है, ये फिल्म मेकर्स हैं, ये मिलके जूरी इवैल्यूएशन करते हैं। और इसकी देखो कोई भी मूवी को अगर एकेडमी के लिए भेजना है, मतलब ऑस्कर्स के लिए भेजना है, तो कुछ कंडीशंस है, ये अगर एलिजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा तभी जा सकती है मूवी जो है ऑस्कर्स के लिए। तो क्या एलिजिबिलिटी है, मूवी जो है वो 40 मिनट के ऊपर की होनी चाहिए, वो यूएस में नहीं बनी होनी चाहिए, वो 50% जो मूवी के डायलॉग है वो नॉन इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश अगर 50% से ज्यादा हुआ तो मूवी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इसके अलावा इसके पास 7 डे का थिएट्रिकल रिलीज होना चाहिए, ठीक है, थिएटर में रिलीज होना चाहिए कम से कम 7 दिन के लिए, ठीक है। और ये टाइम कब है, नवंबर 1 से लेकर के नवंबर 1 2023 से लेकर सितंबर 30 2024 के बीच में, अगर ये 7 दिन के लिए भी थिएटर में लगी है, नॉन इंग्लिश 50% डायलॉग है, यूएस के बाहर बनी है, तो जो है इसको बोलेंगे कि ये जो है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट मतलब जा सकती है, ठीक है। एक पेमेंट होता है 1.25 लाख रुपीस का, वो भी जरूरी है सबमिशन से पहले, ठीक है। उसके बाद जूरीज के पास जाता है और फाइनल डिसीजन वोटिंग के दौरान होता है। जैसे अगर 13 मेंबर है तो 13 मेंबर वोट करेंगे और जो भी वोटिंग में फिल्म जीत जाएगी वो फिल्म चली जाएगी। इस बार जो है ये कहाँ पे हुआ, तो चेन्नई में इन्होंने फिल्म सिलेक्शन करा है, ठीक है। 29 मूवीज थी कंसिडरेशन के लिए, जिसमें पायल कपाड़िया की एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है उसका विनर था मूवी, जिसका नाम था ऑल वी इमेजिन इज लाइट। उसके अलावा आनंद एकादशी की एक फिल्म थी जिसका नाम था अट्टम, और संदीप रेड्डी वांगा का एक कंट्रोवर्शियल फिल्म था जिसका नाम है एनिमल, जिसकी मुझे बहुत खुशी है कि वो नहीं गया ऑस्कर्स में। बहुत ही मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोग का ओपिनियन हो सकता है, मैं बस आपसे शेयर कर रही हूँ। काफी घटिया चीजों को प्रमोट किया गया है। जो हमारे सिनेमा होता है ना, वो एक तरह से आर्ट है जो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अगर सिनेमा में आप गलत चीजें दिखाने लगोगे, चीटिंग, इनफिडिलिटी
और ऐसी चीजें, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अगर ये सारी चीजें आप फिल्मों में दिखाने लगोगे तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे। और इस तरह के मैसेज वाली फिल्म तो बिल्कुल भी ऑस्कर में नहीं जानी चाहिए। वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि इंडिया ये सारी चीजों को प्रमोट करता है, कतई नहीं जानी चाहिए थी। और काफी अच्छी बात है कि नहीं गई। एक और कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है मेरा, बाकी अगर आप लोग में से लोग फिल्म एंथुसियास्ट होंगे जो बहुत सारी मूवीज देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जो है, उनकी जो पिक्चरें होती हैं वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग होती हैं। थॉट प्रोवोकिंग का क्या मतलब हुआ, आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं। ये ऐसे सोशल इश्यूज पे मूवीज होती है ना इनकी, जो कि बहुत अच्छी मूवीज हैं। काफी अच्छी मूवीज थी जो भेजी जा सकती थी, पर वो भेजी नहीं गई। मेरे हिसाब से वो सारी मूवीज भी बहुत जो है वो डिजर्व करती हैं जाना, और वो जीतना भी डिजर्व करती है। पर इंडिया में मोस्टली बहुत सालों से हिंदी पिक्चरें ही जा रही हैं, पर जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री है, इनकी कहानियां जो होती है ना, उसमें एक वजन होता है जो जीतने पे मजबूर कर सकता है, पर वो जाती नहीं है, जो काफी दुखद लगता है मुझे पर्सनली। बाकी तो जिस तरह से जूरी तो अपने हिसाब से काफी ट्रांसपेरेंट काम करती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो और भी बढ़ावा मिलनी चाहिए चीजों को, पर अभी मिल नहीं रही है। तो ये तो मेरा एक ओपिनियन था। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना इससे सहमत है, नहीं है। तो वो तो चलिए बातें हो गई, पर प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो जूरी होती है। उसके अलावा क्या होता है, एकेडमी अवार्ड, वो लोग जैसे ये सारी फिल्में किस कैटेगरी के लिए जा रही हैं, इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए जा रही हैं। जैसे ये मूवीज तो इंटरनेशनल है ना, तो वो जा रही है और इसमें से मूवी जीतती है। एकेडमी अवार्ड इनवाइट करता है कंट्रीज को पूरे वर्ल्ड से इस में अपनी मूवीज भेजने के लिए, ठीक है। और सिलेक्शन कब होता है, जब कमिटी बैठती है, इनकी भी कमिटी होती है। इनकी कमिटी बैठती है जिसमें 50% आर्टिस्ट होते हैं, क्राफ्ट्समैन पीपल होती है। इनकी कमिटी में अलग अलग कंट्री से मूवीज आती हैं। फिर ये लोग भी फाइनल नॉमिनेशन वोटिंग के थ्रू डिटरमाइन करके 5 मूवी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन 5 मूवीज में वापस से सीक्रेट वोटिंग होती है, ठीक है, सीक्रेट बैलेट पे वोटिंग होती है। और 15 में से 5 मूवीज को सिलेक्ट किया जाता है, फाइनल 5 मूवीज को, और फिर उसमें से वोटिंग होती है। जो कौन करते हैं, एकेडमी मेंबर्स करते हैं। जूरी जो है वो 15 तक भेज रहा है, लेकिन उस 15 में 5 आ गए, उस 5 में से कौन जीतेगा उसको एकेडमी मेंबर्स डिसाइड करेंगे। और आज तक हमारे इंडिया से 3 मूवीज ये फाइनल नॉमिनेशन तक गई हैं। वो जो 5 वाली फाइनल नॉमिनेशन है, सबसे पहले मदर इंडिया गई थी 1957 में, सलाम बॉम्बे 1988 में, और लगान 2001 में। लास्ट ईयर हमने एक मलयालम फिल्म को भेजा था जिसका नाम था 2018 एवरीवन इज अ हीरो, जो केरला फ्लड पे था। इस तरह की मूवीज जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। पर चलिए ठीक है, लापता लेडीज भी बहुत अच्छी मूवी है, पर इससे भी बेटर मूवीज हैं इंडिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट है कि आपको पता ही है कि इसरो जो है वो मिशन भेज रहा है वीनस पे, प्लान्ड मिशन है, ठीक है। ये मिशन जो है वो 2028 में जाएगा, ठीक है। इंडिया अपना स्पेसक्राफ्ट भेजेगा, 140 दिन के लिए प्लैनेट पे पहुंचेगा। ये हमारा वीनस है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम लॉन्च कर रहे हैं वीनस पे इस मिशन को 2028 के मार्च में। इंपॉर्टेंट ये इसलिए होता है कि इंडिया का सेकंड इंटरप्लैनेटरी मिशन है। इस पे पहले भी मैंने आप लोगों से बात की होगी कि ये सेकंड है। पहला कौन सा था, पहला तो मार्स वाला था ना, 2013 में हमने मार्स में तो हम भेज ही चुके ना मंगलयान। उसके बाद अब हम लोग ये शुक्रयान 2028 में भेजेंगे। वीनस को यूजुअली अर्थ का ट्विन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफी सिमिलर है हम लोग के अर्थ से, मास में, डेंसिटी में, साइज में। ये सारी अब आपके लिए प्रीलिम वाली चीज हो गई, ठीक है। वीनस से रिलेटेड कुछ आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रीलिम के लिए ये है, ये आपको आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, कि अभी तक कौन कौन से कंट्री ने कौन कौन से वीनस की मिशन भेजी है। तो डाविंची और वेरिटास यूएस का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है एनविजन। तो मैच द फॉलोइंग में आए तो एनविजन होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ई फॉर यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड ई फॉर इन्विजन। और यूएस का कौन है, डाविंची, जो कि 2029 में जाएगा, और वेरिटास जो कि 2031 में जाएगा। तो ये सारे कुछ वीनस के मिशन हैं। वीनस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वीनस पे भेजना, अगर कोई मिशन भेजा जा रहा तो उसके पीछे पर्सपेक्टिव होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए 4 रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि वीनस का टेम्परेचर काफी हाई है, 462 डिग्री सेल्सियस, जो कि इतना हाई है कि वो मरकरी से भी ज्यादा है। क्यों? बिकॉज इट इज, देखो ऐसे तो देखा जाए तो मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन। हम लोग पढ़ते हैं ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, स्टिल वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट।
ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो वीनस है ना, उसका एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इसमें जो ग्रीन हाउस गैस है वो स्केप नहीं कर पाता है और ये उधर ही रह जाता है। और इस वजह से जो ग्रीन हाउस गैस होता कौन है, CO2 होता है ना। CO2 क्या है, वीनस के एटमॉस्फेयर में ही रहता है, वो स्केप नहीं करता। तो इस वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो जाता है, सारे जितने भी ये हीट है वो एक जगह ट्रैप हो जाता है। इस वजह से वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट हो जाता है मरकरी के क्लोज होने के बावजूद। ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि वीनस जो है उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काफी ज्यादा है अर्थ से। प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, कोई भी पिघल के मर जाए। ठीक है। तो ये वीनस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 93 टाइम्स थिकर है अर्थ से। तो इस वजह से काफी इंटेंस हीट और प्रेशर हो जाता है, तो इसलिए इसको स्टडी करना जरूरी है। तीसरी चीज ये भी बोला जाता है एक टाइम पर वीनस में लिक्विड वाटर हुआ करता था पास्ट में, पर अभी नहीं है। थर्ड रीजन ये है कि मोर देन 96.5% ऑफ द डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि ग्रीन हाउस गैस जो कि CO2 है, CO2 जो है सबसे ज्यादा 96.5% बहुत ज्यादा होता है और बाकी का 3% नाइट्रोजन है। तो और कुछ और भी गैसेस है वीनस पे, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन और हीलियम। ठीक है। तो इतने सारे, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, कि वीनस जो है ना उस पे क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और इसलिए वीनस में एसिड रेन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है अपार्ट फ्रॉम अर्थ जिसमें एसिड रेन होता है। तो एसिड रेन जो है आपके वो वीनस में होता है। क्यों? क्योंकि क्लाउड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के होने के वजह से वहां पे क्या होता है, एसिड रेन होता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ एंड द फाइनल रीजन इज दैट वीनस रोटेट करता है काफी स्लोली अपने एक्सिस पे अर्थ के कंपैरिजन में। एक रोटेशन, जैसे इंडिया जो सॉरी बार बार मैं इंडिया क्यों बोलती हूँ, अर्थ जो है वो रोटेट करता है कब, 24 घंटे लेता है ना। एक अर्थ डे कितने दिन का होता है, 24 घंटे का। और जो आपका वीनस का रोटेशन है वो 243 अर्थ डे, एक रोटेशन 243 इंडिया में अर्थ डे होगा तब एक रोटेशन लेगा आपका वीनस। तो इसलिए तो साइंटिस्ट जो है ना वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों स्टडी करेंगे वीनस की, क्या क्या साइंटिफिक। और इस वजह से जो हम लोग ट्विन बोलते हैं ना, किसको, वीनस को अर्थ ट्विन बोलते हैं। तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, अर्थ ट्विन। तो जो अर्थ ट्विन है वो उसको पढ़ेंगे कि कैसे अर्थ ट्विन ये क्वालिफाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी चीज आपको पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बार जो है ना ये वीनस का जो मिशन है वो एक चीज करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिंग शॉट टेक्निक, उसके थ्रू इसको भेजा जाएगा। ठीक है। पहले क्या करेगा, स्पेसक्राफ्ट जो है गेन करेगा स्पीड, फिर स्लिंग शॉट करके ये वीनस के पास जाएगा। ठीक है। और फिर वीनस के ऑर्बिट में चला जाएगा। 100 kg के अराउंड पेलोड होगा इसका। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है 100 kg का पेलोड। और फिर ये पहुंच जाएगा वहां पे स्पेस में। इनिशियली स्पेसक्राफ्ट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा जो स्पेसक्राफ्ट है वो 140 किलोमीटर वेनुसियन सरफेस तक जाएगा। और ये स्टडी जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी स्टडीज वीनस पे पहले भी हो चुके हैं। यूएस कर चुका है, USSR कर चुका है, जापान कर चुका है, अब इंडिया भी करेगा। और ये तो मैंने आपको बता दिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो याद रखने हैं। ठीक। नेक्स्ट न्यूज ये है कि पहली बार श्रीलंका में 24 साल के बाद कोई विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, जिनका नाम क्या है, ये लॉ मेकर भी है, हरिनी अमरसुईया। ये प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंडियन ओशन नेशन का। इंडियन ओशन नेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका इंडियन ओशन में है, श्रीलंका इंडियन ओशन में है। और प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट इज अनुरा कुमार दिसनायके, जिन्होंने ले लिया है ओथ। और प्राइम मिनिस्टर कौन है श्रीलंका की, फीमेल, हरिनी अमरसुईया। तो अब अमरसुईया, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि श्रीलंका में, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन हो जाता है कि श्रीलंका इज द लेटेस्ट नेशन जिसमें विमेन प्राइम मिनिस्टर है। ठीक। पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। ये बहुत ही टावरिंग पर्सनालिटी, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा टाइम मिले तो, कौन थी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हरिनी अमरसुईया के बारे में एक चीज है कि इनका इंडिया से कनेक्शन है, क्योंकि इन्होंने अपनी कुछ टाइम की जो कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। ठीक है। अब ये 16वीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। एक तो ये पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, सेकेंड विमेन प्राइम मिनिस्टर बनेगी ये। उसके अलावा शी विल बी 16th PM।
ठीक है, 16th PM बनेगी श्रीलंका की। और इन्होंने हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की है 1990s में। तो आपको पता है हिंदू कॉलेज किसका कॉलेज है, DU का है, नॉर्थ कैंपस में है ये कॉलेज। तो ये काफी प्रेस्टिजियस कॉलेज है, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। तो ये बोलती है कि हिंदू कॉलेज में एक ट्रेडिशन है स्टूडेंट्स का, जो जिसने मुझे बहुत मदद की है एक ट्रेडिशन बनाने का। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। ये बोलती हैं कि इन्होंने काफी बॉलीवुड मूवीज भी देखी हैं, ये सारे इंडिया उन्होंने कहानी बताई। तो कहीं ना कहीं अगर किसी का इंडिया के साथ ऐसा कनेक्शन हो और वो PM की पोजीशन पे हो, तो वो इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, इंडिया को एक एज मिल जाता है। कौन सा एज? तो डिप्लोमेटिक एज मिल जाता है। ठीक है, सॉफ्ट पावर वाला एज मिल जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी आपके लिए। लास्ट न्यूज ये है कि तुवालू आइलैंड जो है वो सिंक कर रहा है। ये बहुत टाइम से न्यूज में है। तुवालू आइलैंड है क्या? तो तुवालू आइलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, तुवालू आइलैंड के बारे में कहा जा रहा है 2020 बोलते हैं, नासा के साइंटिस्ट ने बोला है कि 2050 में 60% से ज्यादा तुवालू डूब जाएगा। ठीक है, और जो वहां के विलेजर्स है वो 20 मीटर जैसे जितने छोटे से नैरो स्ट्रिप में ही रह जाएंगे और बाकी सब डूब जाएगा। तुवालू लोगों तो जो तुवालू के लोग हैं उनको तुवालन्स कहते हैं। ये जो तुवालू आइलैंड है ना, यहाँ पे 9 अटोल्स है। अटोल्स क्या होते हैं? तो अटोल्स कोरल रीफ जो होते हैं उनका टाइप्स मैंने आपको एक बार बताया था, 3 तरह का कोरल रीफ का टाइप होता है। ठीक है, तो उसमें एक अटोल भी होता है, एक बैरियर रीफ होता है, एक अटोल रीफ होता है, और एक और है तो मेरे दिमाग से क्यों मिस हो, तीसरा है फ्रिंजिंग। हाँ, फ्रिंजिंग रीफ। तो ये सारे रीफ है। ठीक है, टाइप ऑफ रीफ होते हैं। तो ये 9 अटोल आइलैंड से बना हुआ है, लेकिन इसके पास समय नहीं है क्योंकि ये डूब रहा है। तो वालू जो है वहां के लोगों के साथ इतना इशू हो गया कि अभी इतना ज्यादा इधर डूब चुका और इतना ज्यादा समुद्र, ये डूब क्यों रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा पानी का लेवल बढ़ेगा तो डूबेंगे ही ना ये कंट्रीज। तो इन लोगों को ऑलरेडी बेचारे ये लोगों को क्या है कि गार्डन बना करके, जो गार्डन क्या है, रेज्ड गार्डन है, ऊंचाई पर है, उस पर इनको जो है वो अपनी गार्डनिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे ये गार्डनिंग कर रहे हैं। तो इनको एक तो ये प्रॉब्लम हो गई है। और क्यों इनको करना पड़ा? क्योंकि इतना समुद्र का पानी आ चुका है, ये सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर में कभी हो नहीं सकता प्लांटेशन। उसके अलावा आपके लिए प्रीलिम्स के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि एक लैंडमार्क सिक्योरिटी ट्रीटी हुई है ऑस्ट्रेलिया और तुवालुअन के बीच में 2023 में, जिसमें क्या बोला गया है कि जो तुवालू के लोग हैं जो डूबने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाकर रह सकते हैं। डजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलियंस धीरे धीरे लोग जा भी रहे हैं। तुवालू क्या चाहता है कि एक लॉ में चेंज हो, लॉ ऑफ द सी में। कैसे चेंज हो? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रिब्यूनल UN रेजोल्यूशन जो है वो उसको देखे और मदद करे लॉ चेंज करने में, जिसमें जो फिशिंग राइट्स है तुवालियंस की वो मिले। उसके अलावा तुवालियंस क्या चाहते हैं? तुवालियंस चाहते हैं कि एक सी वॉल बने, बैरियर बने, ताकि अगर कोई स्टॉर्म सर्ज आता है, यानी कि अगर कभी कोई बहुत बड़ा तूफान आता है तो ये लोग बच सके, जो 400 मीटर का बने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तुवालू के बारे में आपने देख लिया। तुवालू को मैं थोड़ा मैप में दिखा देती हूँ। ये रहा आपका तुवालू, ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में है। यहाँ आपको तुवालू दिख रहा होगा। तुवालू का कैपिटल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कि क्या है तुवालू का कैपिटल। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे कि माइक्रोनेशिया कहाँ है? तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो माइक्रोनेशिया रीजन है वहां पे कितने आइलैंड्स मिलकर माइक्रोनेशिया बनाता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उसके साथ आप ये भी, यू विल आल्सो नेम द आइलैंड्स। ये जो 4 आइलैंड्स हैं इनके नाम बताओगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, पर जो भी पूछे आपसे वो बहुत काम के क्वेश्चन है। तो डू मेंशन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, थैंक यू।